नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आपके लिए लाए हैं एक विशेष, खास करके ग्रुप डी के बच्चों के लिए, क्योंकि ग्रुप डी के बच्चे जो केमिस्ट्री में परेशान रहते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को लेकर, और केमिस्ट्री का वो टॉपिक जिसमें फॉर्मूला बेस्ड ही सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें इक्वेशंस हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बच्चों के एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे काफी परेशान रहते हैं और एक एक नंबर आपको लाखों लाख बच्चे से पीछे कर देते हैं। आज उसी पॉइंट्स को लेकर आपके सामने आए हैं। देखकर ही आपको लग रहा होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं गैसों का आचरण, यानी नेचर ऑफ गैसेस। इसमें 5 वैज्ञानिकों ने अपना लॉ दिया। मेनली 4 के बारे में एग्जाम में ज्यादा पूछता है, हालांकि 5 वैज्ञानिकों ने टोटल नेचर ऑफ गैसेस के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया। इसमें 5 इक्वेशन जो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि बॉयल्स लॉ का इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन है, तो इसमें कई तरह के सवाल और बच्चे को काफी परेशानियां होती है, इसलिए गौर से देखेंगे। अगले 10 मिनट में ये नेचर ऑफ गैसेस के सारे इक्वेशन, सारे डिफिनीशन और सारे वैज्ञानिकों के लॉ आपको 100% याद हो जाएगा और एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस गैस पदार्थ के बारे में कि इसका एक सामान्य नेचर क्या है। तो गैसीय पदार्थ के बारे में पता है कि गैसीय पदार्थ जो है, पदार्थ की एक वैसा स्टेट है, पदार्थ की एक वैसी अवस्था है जिसका आकार और आयतन, यानी कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम, वो दोनों अनिश्चित होता है। ना तो इसका शेप निश्चित होता है, ना तो इसके वॉल्यूम निश्चित होते हैं, अर्थात ये दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके अलावे आप देख रहे होंगे कि इस गैसीय पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स अभी आपको दिखता है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए, अंतराणविक स्थान की बात किया जाए, तो यह काफी ज्यादा होता है। यानी उसके बीच में गैपिंग जो है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का गैपिंग जो है वो ज्यादा होता है। इसके कारण से क्या है कि इस पदार्थ में अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। और ऐसे भी आप गौर कीजिएगा व्यवहारिक तौर पर भी कि यदि किसी व्यक्ति से आपकी दूरियां बढ़ती चली जाती है तो दोनों के बीच आकर्षण का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे आजकल देखते होंगे कि गर्लफ्रेंड कहीं और रहता है, बॉयफ्रेंड कहीं और रहता है भाई, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दूरी जैसे बढ़ती है कि दोनों का आकर्षण थोड़ा सा कम हो जाता है, पता चलता है वो किसी और से प्यार करने लगा, ये किसी और से प्यार करने लगी, मामला जाता है गड़बड़ा। वही बात यहां पर भी है कि इस दोनों तीनों के बीच में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो स्वाभाविक है अट्रैक्शन का मान क्या होगा, तो कहेंगे सर कम होगा। तो आकर्षण का मान कम होगा तो स्वाभाविक है ये मॉलिक्यूल्स चाहेगा कि हम इससे दूर चले जाए, 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 तो सब एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। यही कारण है कि कभी आप देखे होंगे कि आप बैलून में हवा कम भी दीजिएगा ना तो बैलून आपका फूला हुआ नजर आता है, और थोड़ा सा भी पिन मारिएगा तो सारा गैस उससे बाहर निकल जाता है। मतलब क्या कि ये अणु इंतजार में रहता है कि कहीं मौका मिलेगा कि हम इसको छोड़ देंगे। कैसे आप लोग इंतजार में रहते हैं जब टेंशन होता है गर्लफ्रेंड से कि दोसर एक को केहनो लड़की मिलेगा ना, इस साली की जरूर छोड़ देंगे। तो उसी तरह से यहां पर क्या है कि इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, समझो वो इंतजार में है कि तनिक मौका मिलेगा कि उससे हम दूर चले जाएंगे, उससे हम बाहर चले जाएंगे। यानी आपको यह समझ में आ गया कि उसके बीच अट्रैक्शन बहुत कम रहता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है मेरे दोस्त ये बहुत ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। पक्का आ गई ना? यदि समझ में आ गई तो बिल्कुल लिखिए यस सर या धन्यवाद लिखिए, आई लव यू लिखिए। अच्छा लगता है चला कि तुम लोग का जब देखते हैं आप कहते हैं कि गुरुजी बहुत अच्छा ट्रिक से आप पढ़ाते हैं या बहुत अच्छा लगता है, तो हम यकीन मानो चला मैंने दिल जो है बाग बाग हो जाता है और लगता है कि हम तुम्हारे लिए और कितना मेहनत करें ताकि तुम इसी बार जॉब कर लो और तुमसे जुड़े लाखों बच्चे हमसे पढ़ सके। यदि हमारा सेशन अच्छा लगता है आप लोग तो जरूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सके। तो आइए हम आपको इसका नेचर समझा दें। क्लियर हो गया। अब इसके डेंसिटी की बात किया जाए तो गैसीय पदार्थ का डेंसिटी कम होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। और स्वाभाविक है नेचर भी है पदार्थ का कि जिस पदार्थ का डेंसिटी कम रहता है उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो दोनों इनवर्सली होता है। याद रखिएगा कि आपका घनत्व जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयतन,
यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो गैसीय पदार्थ के डेंसिटी क्या होता है, गैसीय पदार्थ का डेंसिटी सबसे कम होता है तो इसका आयतन सबसे ज्यादा, और ठोस पदार्थ का डेंसिटी सबसे ज्यादा तो ठोस पदार्थ का आयतन सबसे कम। यह उल्टा रिलेशन होता है गैसीय पदार्थ में। तो चलिए आप गैसीय पदार्थ के सामान्य नेचर के बारे में समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि 5 वैज्ञानिकों ने जो गैसीय पदार्थ के बारे में बताया वो क्या बताया। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है बॉयल का। तो बॉयल का जो नाम आता है वो बॉयल्स लॉ कहलाता है। कौन सा लॉ कहलाता है भाई, तो वो कहलाता है बॉयल्स लॉ। इसके बाद दूसरा हम आपको बताएंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। इसके बाद तीसरा हम आपको बताएंगे एवोगाड्रो लॉ के बारे में, चौथा ग्राहम्स लॉ के बारे में, और पांचवा गैलू-सैक लॉ के बारे में बताएंगे। इन 5 वैज्ञानिकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके रेलवे ग्रुप डी वाला बच्चे इसको पूरी तरह बढ़िया से देखें, ताकि आपके एग्जाम में फिक्स है कि एक सवाल इसी से रहेगा, या तो न्यूमेरिकल पूछे, या तो इसका इक्वेशन पूछे, या तो इसका लॉ पूछे। एक सवाल फिक्स है ग्रुप डी वालों के लिए, इसलिए आप आराम से इसको जरूर पूरी तरह से देखिएगा। क्लियर? तो आइए हम आपको बताते हैं बॉयल का, यानी ये सारे वैज्ञानिक के नाम है। बॉयल्स, चार्ल्स, जितना भी लॉ है इन वैज्ञानिकों का नियम है। तो देखते हैं कि बॉयल्स लॉ का क्या कहना है। देखिए बॉयल्स लॉ में इस गैसीय पदार्थ के बारे में यह बता दिया गया कि नियत तापमान पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन, ध्यान देंगे, नियत तापमान पर यानी टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहता है तो कहता है कि वॉल्यूम जो है उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दबाव का क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसा किस लॉ में बताया गया, ऐसा बॉयल्स लॉ में बताया गया कि नियत तापमान पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दबाव के उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रेशर हो गया। इसको मान लिया जाए समीकरण फर्स्ट। गौर करेंगे जो अभी हिंदी में हम डिफिनेशन दिए थे कि नियत तापमान पर किसी गैसीय पदार्थ के नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही चीज इक्वेशन में लिख दिए कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि प्रेशर का मान बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कब होगा, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्लियर कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब पी का मान ज्यादा तो भी का मान कम, पी का मान कम तो भी का मान ज्यादा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर के बट्टा पी, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं पी वी बराबर के, या फिर P1 V1 बराबर P2 V2। आपने ऐसा मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि ऐसा हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, अब प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। तो जब उल्टा है तो प्रोपोर्शनल को हटा के वहां कांस्टेंट के यूज किए तो v बराबर के बट्टा पी हो गया। अब इसको कोना कोनी लिखेंगे तो पी वी बराबर के, या P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2। अब ये इक्वेशन कभी कभी डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में कि बॉयल्स लॉ का इक्वेशन निम्नलिखित में से कौन है। अब रहेगा P1 V1 बराबर P2 V2, या P1 बट्टे V1 बराबर P2 बट्टे V2, या फिर मान लिया जा रहेगा T1 बराबर V2 बट्टे T2। जो अलग अलग लॉ हम लोग पढ़ेंगे उसका इक्वेशन दिया रहेगा। तो याद रखिएगा P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। ये किस लॉ में है, तो ये बॉयल्स के नियम में है, ये बॉयल्स लॉ में है। अब यहां P क्या है, पहला प्रेशर, V क्या है, पहला वॉल्यूम, P क्या है, दूसरा प्रेशर, V क्या है, दूसरा वॉल्यूम। यानी इसमें 2 प्रेशर और 2 वॉल्यूम की चर्चा की गई है। इसमें कोई 3 डाटा आपसे दे देगा और चौथा के बारे में पूछेगा तो आराम से आप इक्वेशन में क्या करेंगे, उसका मान पुट करके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे गौर कीजिएगा। मान लिया जाए P1 V1 का और P2 इस तीनों का मान दे देगा और V2 के बारे में पूछेगा, क्या कीजिएगा,
पट पट उसका मान बैठाइएगा, सट सट काटिएगा, खट खट आंसर निकाल दीजिएगा। P1 V1 P2 का मान दे देगा, अब V2 का पूछेगा, पट पट बैठा के सट सट डिवाइड कर दीजिएगा, खट खट आंसर आ जाएगा। पक्का ना? चलिए, लेकिन इक्वेशन आप भूलिएगा नहीं। बॉयल्स लॉ में इक्वेशन क्या है? V प्रोपोर्शनल टू 1/P, और फाइनल इक्वेशन क्या है? P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। क्लियर हो गया? अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो अगले वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल लेकर आएंगे कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तत्काल आप इक्वेशन यहां से याद कर लीजिए, P1 V1 बराबर P2 इंटू V2। ये क्या चीज का इक्वेशन था? बॉयल्स लॉ का इक्वेशन था। दूसरा आपका है चार्ल्स लॉ। ये लॉ क्लियर हो गया कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसमें क्या कहा गया चार्ल्स लॉ में कि यदि किसी गैसीय पदार्थ के दबाव को नियत रखा जाए तो उसका आयतन उसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है। समानुपाती बोले तो क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी इसमें कहा गया कि इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या हो गया भाई? तो ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? V प्रोपोर्शनल टू 1/P। इक्वेशन सेकेंड क्या है? V प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। दोनों सीधा सीधा हो गया। लेकिन ऐसा कब होगा? यदि प्रेशर इज कांस्टेंट। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। अब इसको भी आप मैथमेटिकली तोड़ सकते हैं ऐसे कि V बराबर KT। V बराबर क्या हो गया? KT। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट यूज किए। जब V बराबर KT हो गया तो क्या आप इसको V बट्टे T बराबर K नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2। V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2। यानी क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती था। अब इसमें भी 4 डाटा है। V1 का मतलब पहला वॉल्यूम, T1 का मतलब पहला टेम्परेचर, V2 का मतलब दूसरा वॉल्यूम, और T2 का मतलब दूसरा टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब यह था कि इस 4 डाटा में कोई 3 डाटा आपसे दे देगा और चौथा के बारे में पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, एकदम बताइएगा। लेकिन ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन किसका है? चार्ल्स लॉ का। कौन सा लॉ में? चार्ल्स लॉ में ही कहा गया था कि यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो आयतन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया? V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2। V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2। ये किस लॉ में है? तो ये आपका चार्ल्स लॉ हो गया। तो आपका बॉयल्स लॉ का इक्वेशन, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा खंड अ को खंड ब से मिलाइए। अब खंड अ में क्या है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लिखा हुआ है। खंड ब में उसका समीकरण लिखा है, आपको मिलान करना है। और ये सब सवाल जब एग्जाम में पूछते हैं तो समझिए 95% बच्चे कंफ्यूजन में इसका इक्वेशन उसमें, उसका इक्वेशन इसमें घुसा देता है और गलत हो जाता है। और हम आपसे उम्मीद करेंगे यदि आप इसको देख रहे होंगे अच्छे तरीका से तो जीवन में आप नहीं भूलिएगा। और इसका न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, आप इंतजार करेंगे। इसको बढ़िया से पूरा पहले इक्वेशन आप याद कर लीजिए, और अगले वीडियो में इसका हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे कि गैस लॉ से किस तरह का न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका चार्ल्स लॉ और ये बॉयल्स लॉ आपका क्लियर हो गया। बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या था? P1 V1 बराबर P2 V2, और चार्ल्स लॉ में क्या था? V1 बट्टे T1 बराबर V2 बट्टे T2। अब तीसरा पर आते हैं, ये भी याद रखिएगा दोनों का। अब तीसरा की यदि हम बात करते हैं, अच्छा, अब तीसरा आपका है एवोगाड्रो का नियम। ध्यान दीजिएगा बाबू, तीसरा आपका है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रोज लॉ। अब कहेंगे सर एवोगाड्रो लॉ में क्या कहा गया? तो एवोगाड्रो लॉ में कहा गया कि यदि किसी गैसीय पदार्थ के टेम्परेचर और प्रेशर, तापमान और दबाव, इस दोनों को नियत रखा जाए तो उस गैसीय पदार्थ का आयतन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, यानी गैसों के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। एकदम गौर से सुनिएगा। एवोगाड्रो लॉ में कहा गया कि यदि तापमान और दबाव दोनों को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा जाए,
तो उस गैसीय पदार्थ का वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो इसको आप ऐसे इक्वेशन में लिख सकते हैं कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, if temperature and pressure are constant then volume directly proportional to number of molecules। ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या था, गौर कीजिए, एकदम ध्यान दीजिएगा। एवोगाड्रो लॉ का इक्वेशन क्लियर हो गया, V प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये N क्या है भाई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऐसा कब होगा, if temperature and pressure are constant then volume directly proportional to number of molecules, यानी V proportional to क्या हो गया, N हो गया। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3। अब देखिए पहला इक्वेशन आप याद कीजिए, पहला इक्वेशन बताए थे V प्रोपोर्शनल टू 1/P, दूसरा इक्वेशन था V प्रोपोर्शनल टू T, तीसरा इक्वेशन था V प्रोपोर्शनल टू N। कोई दिक्कत? आप इस तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे, एक साथ करेंगे, तो आप इसको लिखिएगा V प्रोपोर्शनल टू NT/P, ऐसा लिख सकते हैं। कई बार मैथमेटिक्स में ऐसा आपने किया होगा। पहला था V प्रोपोर्शनल टू 1/P, दूसरा था V प्रोपोर्शनल टू T और तीसरा था V प्रोपोर्शनल टू N। ये तीसरा इक्वेशन आपका हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 को लेते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू NT/P हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा PV प्रोपोर्शनल टू NT। अब यहां पर यदि इस प्रोपोर्शनल को हटा देंगे तो यहां पर यूज क्या होगा जानते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट यूज होता है, जिसको डिनोट किया जाता है R से। किससे, R से। तो आप इसको लिख सकते हैं PV बराबर nRT। क्या लिख सकते हैं, PV बराबर nRT। ये जो PV बराबर nRT है, यहां पर P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। एकदम गौर से सुनिएगा और इसको अपनी डायरी में लिखते जाइएगा। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ये समझिए रामबाण साबित होगा। इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिक्स है, चाहे इक्वेशन पूछे या डायरेक्ट कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से आदर्श गैस समीकरण कौन सा है, निम्नलिखित में से आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है। तो PV बराबर nRT। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर। तो ये PV बराबर nRT जो है इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यानी आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। पहला बॉयल्स लॉ का इक्वेशन V प्रोपोर्शनल टू 1/P, चार्ल्स लॉ का V प्रोपोर्शनल टू T, एवोगाड्रो लॉ का V प्रोपोर्शनल टू N और आइडियल गैस इक्वेशन का PV बराबर nRT। PV बराबर nRT ये हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लेंगे, यदि नहीं रखेंगे तो इसको डायरी में आप इसको मेंटेन कीजिए, पढ़िए, समझिए कि आप डायरेक्ट टीचर से अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रुप डी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसको बेहतर तरीका से आप देखिए और पूरी इक्वेशन आप याद कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल फिक्स है। ग्रुप डी में एक न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का पूछेगा तो उसमें ये टॉपिक से पूछेगा जरूर, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और जब समीकरण आपको पता रहेगा तो न्यूमेरिकल कंफर्म आपसे बनेगा। अगले वीडियो में हम इसी का न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। हमारे हर वीडियो से आप बने हुए रहिए आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और आने वाले बीपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए काफी रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त हमसे बने रहिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए, ताकि हम अपना प्यार और मोहब्बत आप पर इसी तरह बनाए रखें जिस तरह से आप हम पर बनाए रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। याद हो गया सभी लोगों को। अब क्वेश्चन पूछेगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो PV बराबर nRT, बॉयल्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, चार्ल्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू T, एवोगाड्रो लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू N, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV बराबर nRT। तीनों याद हो गया। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं चौथा जो नियम आपका है वो है आपका ग्राहम्स लॉ। चौथा लॉ कौन सा इसमें भाई, तो चौथा आपका है ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। और पांचवा आपका है गैलुसेक्स लॉ। पांचवा आपका कौन सा है, तो पांचवा आपका गैलुसेक्स लॉ है और चौथा आपका ग्राहम्स लॉ है। गौर से देखिएगा कि ग्राहम्स लॉ में क्या क्या, पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगाड्रो लॉ, तीनों का इक्वेशन
और आइडियल इक्वेशन क्लियर हो गया। अब जो आपका है ग्राहम्स लॉ, इसमें यह कहा गया कि किसी गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट जो है, यानी उसके फैलाव का दर जो है, उसका विसरण दर जो है, वो इसके डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गौर कीजिएगा, ग्राहम्स लॉ में कहा गया कि किसी गैसीय पदार्थ का विसरण दर यानी डिफ्यूजन रेट जो है, उसके डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसको ऐसा कह सकते हैं R1 बट्टा R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D2 बट्टा D1। जो अभी बोले वही लिखा हुआ है। मान लिया जाए R1 जो है पहले गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट है, R2 दूसरे गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट है। तो क्या कहा कि किसी गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट जो है उसके डेंसिटी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने उल्टा। तो देखिए यहां R1 बट्टा R2 है, तो इधर अंडर रूट D2 बट्टा D1 है। D1 बट्टा D2 नहीं है मेरे दोस्त, यह D2 बट्टा D1। तो जो ग्राहम्स लॉ में बोला गया उसी को इक्वेशन के रूप में लिख दिए, R1 बट्टा R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D2 बट्टा D1। यहां से भी न्यूमेरिकल पूछता है, दो गैसीय पदार्थ का आपको मास दे देगा, या मास आपको याद होना चाहिए, और बोले बताएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रेट क्या होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा, तो ऑक्सीजन का मास ऊपर में है, हाइड्रोजन का मास नीचे। क्योंकि डेंसिटी तो किसी का याद रहेगा आपको नहीं, आपको मास याद रहेगा। तो एक आपको यहां से आप ऐसा एक और समीकरण बना सकते हैं, R1 बट्टा R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M2 बट्टा क्या हो जाएगा भाई M1। और इसी के यूज से आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में बन जाएगा, जो ग्राहम लॉ से पूछेगा, दो पदार्थ का मास, दो गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट पूछेगा, तो उसका मास तो आपको याद रहेगा। चाहे हाइड्रोजन का पूछे, ऑक्सीजन का पूछे, नाइट्रोजन का पूछे, कार्बन का पूछे, कोई भी गैसीय पदार्थ का पूछेगा तो आपको याद रहेगा। तो दूसरा का मास ऊपर में है, अब पहला का मास नीचे में, देके डिवाइड करके काट दीजिएगा और रूट से निकालिएगा, वही उस गैसीय पदार्थ का क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन रेट हो जाएगा। तो यह था आपका ग्राहम्स लॉ कि किसी गैसीय पदार्थ का डिफ्यूजन रेट जो है, विसरण दर, उसके डेंसिटी के या उसके द्रव्यमान के यानी मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R1 बट्टा R2 प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D2 बट्टा D1 या अंडर रूट M2 बट्टा M1। M2 बट्टा M1 ये उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट D2 बट्टा D1 या M2 बट्टा M1। और यहां से खूब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन आप देखिएगा, निश्चित रूप से इस तरह का आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा गैस लॉ से। इसलिए गैस लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपके ग्रुप डी 18 का जो है साइंस का जितना भी क्वेश्चन है, हल्का हल्का क्वेश्चन को छाड़ देंगे। जितना भी चुनिंदा क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंसते हैं या फंस सकते हैं, वैसे क्वेश्चन का सेशन लेकर हम बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। 1-2-3 दिन के अंदर हम उसका एक सेशन चलाएंगे। क्लियर? आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहिएगा। ग्रुप डी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चूंकि जितनी तैयारी आप किए थे वो तैयारी आपकी पूरी हो गई है। अब सिर्फ आप अपना रिवीजन कीजिए, और उस रिवीजन में जहां प्रॉब्लम होगा, चूंकि बच्चे से हम क्लास में रूबरू होते हैं, डायरेक्ट फेस टू फेस बात करते हैं, तो बच्चे की हर समस्या मुझे पता है, और उसी समस्या के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते जाएंगे। आप उसको आराम से देखिएगा। ग्रुप डी में यकीन मानिए, आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो लगेगा कि मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ पाया, मैंने कुछ देखा है। अब तक के इतिहास में जो राहुल सावरना सर की क्लासेस थी, या बहुत ही अद्वितीय था, ऐसा आप कह कर निकलेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। इसलिए आप मन से अपना रिवीजन कीजिए, और जो भी समस्याएं, चाहे न्यूमेरिकल में फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का होगा, वो टोटल लेकर हम लोग क्लास वाइज आपके सामने कंटिन्यू हम बने रहेंगे। अभी भी आपके पास वक्त है वक्त बदलने का। इसलिए मेरे दोस्त, वक्त का अब इंतजार नहीं करना है, एग्जाम का डेट बहुत नजदीक आ चुका है, आप लगातार मेहनत कीजिए। क्लियर? तो ये जो आपका था ग्राहम्स लॉ क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपका गैलुसेक का नियम। इसमें जानते क्या कहा गया? अभी तक आप सुन रहे थे, कोई टेम्परेचर कांस्टेंट करके लॉ दिया, कोई प्रेशर कांस्टेंट करके लॉ दिया, कोई दोनों को कांस्टेंट किया। और ये गैलुसेक जो नियम दिया, पता है क्या है? इन्होंने कहा कि यदि किसी गैसीय पदार्थ के आयतन को ही कांस्टेंट छोड़ दिया जाए, यानी वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसका तापमान जो है वो उसके दबाव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी टेम्परेचर, प्रेशर जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ऐसा कब जानते हैं? जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जब वॉल्यूम नियत रहता है। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट
इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। ऐसा किसने कहा, गैल्यूसेक्स लॉ में कहा गया कि यदि आयतन को नियत रखा जाए, आयतन को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसको भी आप लिख सकते हैं समीकरण में T बराबर Kp या फिर T बट्टे P बराबर K, यानी इसको आप लिख सकते हैं T1 बट्टे P1 बराबर T2 बट्टे P2। यहां पर भी आपको चार डाटा है, T1 पहला टेम्परेचर, P1 पहला प्रेशर, T2 दूसरा टेम्परेचर, P2 दूसरा प्रेशर। अब यहां पर चार डाटा में कोई भी तीन डाटा देगा तो आपको क्या लगता है एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी आपका मैथ ठीक होगा तो इसके न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। T1 बट्टे P1 बराबर T2 बट्टे P2, ये किस लॉ का है, गैल्यूसेक लॉ का है। अब देखना है कि सवाल जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है उसमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। यदि इसमें से तीन डाटा दे देगा और चौथा पूछेगा तो पट मन बैठाइएगा, सट सट काटिएगा और खटखट आंसर आ जाएगा, पक्का। चलिए, तो ये नेचर ऑफ गैसेस जो पढ़ रहे थे ये आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे, ताकि ग्रुप डी में 1 से 2 सवाल जो पूछा जाता है वो निश्चित रूप से आपसे बन जाए। इससे सवाल क्या पूछेगा, या तो इक्वेशन पूछेगा, या तो लॉ पूछेगा, या तो कभी कभी आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा। तो न्यूमेरिकल का सेशन अगले क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए यही, थैंक यू वेरी मच। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।